नमस्कार बच्चों, मैं हूं जितेंद्र शर्मा। आज आपके सामने मैं लेकर के उपस्थित हुआ हूं एक नए विषय को जिसका नाम है वर्णभेद। बच्चों, हमने पिछली वीडियो में पढ़ा था कि प्रत्याहार क्या होते हैं, प्रत्याहार कितने प्रकार के होते हैं। यदि आपने उस वीडियो को नहीं देखा हो तो जाइए आई बटन पर जाकर क्लिक कीजिए, आपको प्रत्याहार की वीडियो बहुत ही आसानी से समझ में आ जाएगी। आज हम इस नई वीडियो में पढ़ने जा रहे हैं कि वर्णभेद क्या होता है, अर्थात वर्णों के कितने प्रकार होते हैं, वर्ण कितने प्रकार से विभाजित किए गए हैं। यही सब आज हम आपको इस वीडियो के माध्यम से दिखाने जा रहे हैं। बच्चों, यदि आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, अपने दोस्तों तक इसे पहुंचाइए और देखते रहिए जितेंद्र शर्मा की चैनल को, जो कि हर एक बार एक नए और एक अच्छे विषय को लेकर के आपके सामने उपस्थित होता है। तो बच्चों, हम शुरू करते हैं हमारे इस विषय को जिसका नाम है वर्णभेद। वर्णभेद शब्द का तात्पर्य होता है कि वर्णों के कितने प्रकार होते हैं। वर्णों के कितने प्रकार होते हैं। जैसे पहला होता है, एक वर्णों के हम जानते हैं कि दो प्रकार हम वर्णों के अभी तक जानते हैं कि वर्णों के सिर्फ और सिर्फ कितने प्रकार होते हैं। तो वर्णों के दो प्रकार होते हैं, एक होता है स्वर वर्ण, दूसरा होता है व्यंजन वर्ण। स्वर वर्ण और व्यंजन वर्ण। वर्ण कितने प्रकार के होते हैं? वर्ण होते हैं दो प्रकार के, एक होता है स्वर वर्ण, एक होता है व्यंजन वर्ण। पहले हम पढ़ते हैं कि स्वर वर्ण क्या होता है। स्वर वर्ण की परिभाषा हम देखते हैं, जिन वर्णों के उच्चारण स्थान या उच्चारण करने में किसी अन्य वर्ण की सहायता नहीं होती, वह वर्ण स्वर वर्ण कहलाता है। एक बार फिर से सुन लीजिए कि जिन वर्णों को उच्चारण करने के लिए किसी अन्य वर्ण की सहायता नहीं होती है, उन्हें हम स्वर वर्ण कहते हैं। जैसे माहेश्वर सूत्र जब हमने पढ़े थे तो वहां पर एक प्रत्याहार में हमने एक प्रत्याहार पढ़ा था जिसका नाम था अच प्रत्याहार। तो अच प्रत्याहार के अंतर्गत आने वाले जितने भी वर्ण होते हैं वह सभी वर्ण अच होते हैं और हम उन्हें स्वर भी कहते हैं। अर्थात स्वर और अच दोनों ही एक दूसरे के पर्यायवाची शब्द होते हैं। अब हम ये जान लेते हैं कि अच प्रत्याहार में कितने वर्ण आते थे। तो अच प्रत्याहार में आ से आ, ई, उ, री, री, ए, ओ, ऐ और औ, इस तरह से संपूर्ण वर्णों के सिर्फ 9 वर्ण वर्णमाला में संस्कृत की होते हैं जो मूलतः स्वर होते हैं। आ, ई, उ, री, ए, ओ, ऐ और औ ये होते हैं स्वर। अब हम पढ़ते हैं कि स्वरों के भेद कितने होते हैं। स्वरों में भी भेद होते हैं। आप सोच रहे होंगे कि ये बात कहाँ से आई कि अभी तो हम वर्णों के भेद पढ़ रहे थे जिनमें स्वर और व्यंजन दो वर्णों के भेद आए थे। अब हम जब स्वर को पढ़ना शुरू कर दिया है तो स्वरों के भी भेद हमारे सामने उपस्थित होते हैं। तो स्वरों के भी भेद होते हैं। स्वर भी 3 प्रकार के होते हैं, एक होता है ह्रस्व, एक होता है दीर्घ और एक होता है प्लुत। ये जो स्वरों के भेद किए गए हैं ये हमें उच्चारण के आधार पर किए गए हैं। ह्रस्व अर्थात एक मात्रिक जो स्वर होता है जिसको हमें कहने में कम समय लगे, द्विमात्रिक जिसको कहने में हमें थोड़ा ज्यादा समय लगे, जैसे आ। ह्रस्व जैसे अ, छोटा अ, ई, उ, एक मात्रिक, और द्विमात्रिक स्वर जैसे आ, ई, उ, इस तरह से। और प्लुत जिसमें त्रिमात्रिक या त्रिमात्रिक से अधिक होता है, जैसे ओम। या किसी का हम संबोधन करते हैं, हे राम जरा इधर आना, तो राम जहां आ वाला जो शब्द था वह क्या था? वह एक प्लुत उच्चारण वाला शब्द था। तो हम स्वर के भेद पढ़ते हैं। सबसे पहले पढ़ते हैं स्वर के भेद में ह्रस्व स्वर को। जिस स्वर के उच्चारण करने में एक मात्रा का समय लगे, जिस स्वर के उच्चारण में एक मात्रा का स्वर लगे वहां ह्रस्व स्वर माना जाता है। जैसे आ, ई, उ, रिल, री, इस तरह से केवल एक मात्रिक जो होते हैं, जो वर्ण एक मात्रिक स्वर होते हैं वह ह्रस्व स्वर कहलाते हैं। दूसरा है जैसे दीर्घ स्वर। क्या होता है? तो जिस स्वर के उच्चारण करने में हमें 2 मात्रा का समय लगे वह द्विमात्रिक स्वर या दीर्घ स्वर कहलाता है। जैसे आ, ई, उ, ये बड़े वाले। जब हम हिंदी व्याकरण पढ़ते हैं तो हम इसको पढ़ते हैं, जैसे छोटा आ, फिर आता है बड़ा आ, छोटी ई, बड़ी ई, छोटा उ, बड़ा उ, इस तरह से जब स्वर आते हैं अलग अलग तरीके से। तो
जो छोटा आ है वह है ह्रस्व स्वर और बड़ा आ है वह है दीर्घ स्वर। छोटी ई ह्रस्व स्वर, बड़ी ई दीर्घ स्वर, छोटा ऊ ह्रस्व स्वर और बड़ा ऊ दीर्घ स्वर। इस तरह से ह्रस्व और दीर्घ को अलग अलग कर दिया गया है। तीसरा नंबर आता है प्लुत स्वर का, कि प्लुत स्वर जो है वह क्या है। तो जिस स्वर वर्ण के उच्चारण में 3 मात्रा का समय लगे वह प्लुत स्वर होता है, वह प्लुत स्वर होता है। जैसे हमने कहा ओम, अब ओ शब्द को हमने कितने लंबे तक खींचा, कितनी 3 मात्रा से भी अधिक तक हमने उसको खींचा, तब हम उसको क्या स्वर मानेंगे, हम उसको प्लुत स्वर मानेंगे। जैसे हम किसी को संबोधन में बुलाते हैं, कोई व्यक्ति जब दूर खड़ा होता है तब हम यदि उसको बुलाएंगे तो हम उसको कैसे बुलाएंगे, अरे देवदत्त अत्र आगच्छ, उसको हम तेज बोलेंगे। अर्थात उसी के स्वर को, उसी के नाम को जब हम दीर्घ या प्लुत उच्चारण करके तीव्र गति से अधिक मात्रा का प्रयोग करके हम उसको जब बोलते हैं तो वह जो स्वर होता है वह कहलाता है प्लुत स्वर। तो वह 3 मात्राओं से होता है। आपको समझ आ ही गया होगा कि स्वर के कितने भेद होते हैं। एक होता है ह्रस्व, एक होता है दीर्घ, एक होता है प्लुत। 3 मात्रा के स्वर होते हैं। इसके बाद एक स्वर होता है अनुनासिक और अननुनासिक। अनुनासिक और अननुनासिक, ये जो 2 स्वर हैं, यह ह्रस्व, दीर्घ और प्लुत तीनों ही स्वर में समान मात्रा से लगे होते हैं। अनुनासिक क्या होता है, तो ऐसे स्वर वर्ण जो मुख और नासिका दोनों के साथ जिनका उच्चारण हम करते हैं, मुख सहित नासिकयोच्चार्यमाणः वर्णः, अर्थात ऐसे वर्ण जो मुख और नासिका दोनों के साथ उच्चरित होते हैं, ऐसे वर्ण अनुनासिक कहलाते हैं। और ऐसे स्वर वर्ण स्वर अनुनासिक वर्ण कहलाते हैं। जैसे अम, एम, अब ए है, ए के ऊपर हमने चंद्र बिंदु लगा दिया तो क्या हो गया एम। आ है, आ के ऊपर हमने चंद्र बिंदु लगा दिया, हो गया हम। इस तरीके से अम, एम ये जो होते हैं ये अननुनासिक नहीं, ये अनुनासिक शब्द होते हैं। इसके बाद होता है देखिए अननुनासिक, ऐसे शब्द या ऐसे स्वर वर्ण जो सिर्फ और सिर्फ मुंह से उच्चारित होते हैं, मुंह से उच्चारण उनका हम करते हैं, वह क्या कहलाते हैं, वह कहलाते हैं अननुनासिक या निरनुनासिक। अर्थात ऐसे शब्द जो अनुनासिक को छोड़ करके होते हैं, जैसे ई, ऊ, री, री, ये सब जो है ये क्या है स्वर, यह निरनुनासिक स्वर होते हैं। यह स्वर निरनुनासिक स्वर होते हैं। तो बच्चों ये था स्वर वर्ण, ये था स्वर के भेद जो आपको समझ में आ गया होगा। अब हम पढ़ते हैं व्यंजन। हमने वर्णों के भेद में एक भाग को पढ़ लिया है जिसका नाम था स्वर वर्ण। अब दूसरे भाग को हम पढ़ने जा रहे हैं जिसका नाम है व्यंजन वर्ण। तो व्यंजन वर्ण क्या होता है मैं आपको बतला देता हूं। जब हम प्रत्याहार का निर्माण करते हैं तो उसमें 2 ही प्रत्याहार ऐसे होते हैं जिसमें संपूर्ण वर्णों को समाहित कर लिया जाता है। एक तो हो गया था, हमने देखा अच, आई उड़ के आ से लेकर आई औच के चा तक जितने भी वर्ण आते हैं वह सब वर्ण अच वर्ण या स्वर वर्ण कहलाते हैं। उसके बाद में जब हल वर्ण हम कहते हैं तो वह सब व्यंजन वर्ण होते हैं। हयवरट के हा से लेकर अंतिम हल के ला तक, अर्थात 14वें सूत्र के अंतिम वर्ण ला तक जितने भी वर्ण आते हैं वह सब व्यंजन वर्ण होते हैं, वह सब हल वर्ण या हल प्रत्याहार के अंतर्गत आते हैं। तो जिन वर्णों का उच्चारण करने में किसी भी स्वर की सहायता ली जाती है, जिन वर्णों का उच्चारण करने में स्वर की सहायता ली जाती है वह वर्ण व्यंजन वर्ण कहलाते हैं। वह वर्ण व्यंजन वर्ण या हल वर्ण कहलाते हैं। परिभाषा एक बार फिर से सुन लीजिए कि ऐसे वर्ण जिनको बिना स्वर की सहायता के हम उच्चारण नहीं कर सकते या बिना स्वर की सहायता से हम जिनका उच्चारण करते हैं, ऐसे वर्ण व्यंजन वर्ण या हल वर्ण कहलाते हैं। व्याकरण में स्वर रहित व्यंजन को लिखने के लिए उसके नीचे हलंत शब्द का या हल का प्रयोग करना होता है। जब हम
व्याकरण की दृष्टि से किसी भी हिंदी भाषा के अक्षर को या संस्कृत भाषा के अक्षर को लिखने का प्रयास करते हैं और यदि उससे हमें स्वर भिन्न करना है, उससे हमें स्वर को अलग करना है, तब वहाँ पर हम उसके नीचे एक हलंत का चिन्ह हमें लगाना होता है। यही व्याकरण के नियमों के अनुसार सही होता है। जैसे का शब्द है तो का में से हमने आ को यदि अलग निकाल देंगे तो का के नीचे हमें एक छोटा सा टुकड़ा हलंत का लगाना होगा। ऐसे ही जैसे यदि पा होगा या पू होगा तो पा में से हम ऊ को जब हटाएंगे तो पा के नीचे हमें हलंत का चिन्ह लगाना होगा। यही व्याकरण के नियम होते हैं। अब हम स्वर के भेद हमने जब स्वर पढ़े थे, जब हमने स्वरों के भेद पढ़ लिए थे, अब हम पढ़ेंगे कि व्यंजन के भेद भी कितने होते हैं। तो बच्चों, व्यंजन के भेद भी 3 प्रकार के होते हैं। एक होते हैं स्पर्श वर्ण, एक होते हैं अंतस्थ वर्ण और तीसरे होते हैं ऊष्म वर्ण। फिर से सुन लीजिए, व्यंजन के 3 भेद होते हैं। एक होता है स्पर्श वर्ण, दूसरा होता है अंतस्थ वर्ण और तीसरा होता है ऊष्म वर्ण। सबसे पहले हम पढ़ते हैं कि स्पर्श व्यंजन क्या होते हैं। स्पर्श व्यंजन कितने प्रकार के होते हैं, कौन कौन से होते हैं, वह आप सुनिए। जब हम व्याकरण पढ़ते हैं तो हमें का, खा, गा, घा, ंगा, चा, छा, जा, झा, या इस तरह से हमें का, चा, टा, ता और पा, इस तरह से व्याकरण में व्यंजनों के 5 वर्ग होते हैं। एक का वाली लाइन, एक चा वाली, एक टा वाली, एक ता वाली और एक पा वाली। इन्हीं को हम वर्ग कहते हैं। जैसे का से लेकर तो ंगा तक जो 5 वर्ण हैं वो क वर्ग कहलाएगा। का, खा, गा, घा, ंगा, ये 5 वर्ण जो है ये क वर्ग के अंतर्गत आ जाएंगे। इसके बाद में चा, छा, जा, झा, या, ये 5 वर्ण च वर्ग में आ जाएंगे। टा, ठा, डा, ढा, ना, ये 5 वर्ग ट वर्ग में आ जाएंगे। ता, था, दा, धा और ना, ये जो 5 वर्ण है ये त वर्ग हो जाएगा। और अंतिम जैसे पा, फा, बा, भा, मा, ये पा वाली जो लाइन है, पा वाला जो लाइन था, यह प वर्ग कहलाता है। इस तरह से 5 वर्ग व्यंजनों में भी होते हैं। तो जब इन 5 वर्णों को हम व्यंजन के किसी पार्ट में विभाजित करेंगे तो वह स्पर्श व्यंजन के अंतर्गत आते हैं। तो स्पर्श व्यंजनों की जो संख्या हो गई वह कितनी हो गई, एक वर्ग में 5 अक्षर हैं और वर्गों की संख्या है 5, तो 5 × 5 बराबर हो गई 25। तो आप समझ जाइए कि वर्ग कितने हुए, 5, और व्यंजन वर्णों में स्पर्श वर्णों की संख्या कितनी हुई, तो वह भी हुई 25। इसके बाद में देखिए, दूसरा व्यंजन का भेद था अंतस्थ व्यंजन। अंतस्थ व्यंजन के अंतर्गत 4 अक्षर या 4 वर्ण आते हैं, या, वा, रा और ला, ये अंतस्थ वर्ण होते हैं। अंतस्थ य, व, र, ल। जब हम आपको वर्णों के उच्चारण स्थान, इसके बाद जो अगली वीडियो हम बनाएंगे उसमें हम बताएंगे आपको कि वर्णों के उच्चारण स्थान कहाँ कहाँ से, कौन कौन सा वर्ण कहाँ से उच्चारित होता है, तब हम आपको ये चीज़ बताएंगे, बड़े अच्छे से आसानी से आपको समझ में आ जाएगी। इसके बाद में तीसरा भेद है ऊष्म वर्ण। ऊष्म वर्ण में भी 4 प्रकार के अक्षर आते हैं, तीनों प्रकार के, सा और हा। सा दंत्य सकार अर्थात दंत्य सकार, दूसरा शा तालव्य सकार जो तालु से उच्चारित होता है, जब हम उच्चारण पढ़ाएंगे तब आपको समझ में आ जाएगा। और तीसरा शा मूर्धन्य सकार षटकोण वाला। इस प्रकार से तीनों शा और एक हा, ये जो 4 अक्षर होते हैं यह ऊष्म वर्ण या ऊष्म व्यंजन के अंतर्गत आते हैं, ऊष्म व्यंजन के अंतर्गत आते हैं। ये हो गए व्यंजन। इसके बाद में आता है संयुक्त व्यंजन। एक भाग हम ले लेते हैं कि संयुक्त व्यंजन क्या होता है। संयुक्त व्यंजन अर्थात 2 व्यंजनों से मिलकर के बनने वाला एक व्यंजन जो संयुक्त व्यंजन कहलाता है। जैसे स्वर के साथ यदि व्यंजन मिलता है तो वह व्यंजन कहलाएगा, लेकिन व्यंजन के साथ यदि व्यंजन मिलेगा तो वह संयुक्त व्यंजन कहलाता है। जैसे छा, छा से क्षत्रिय, छा से क्षत्रिय वाला शा। क्षत्रिय वाला जो शा है वह 2 अक्षरों से मिलकर बनता है। एक तो हो जाता है का से कबूतर, धन शा से षटकोण। 2 व्यंजन वर्णों से मिलकर क्षत्रिय वाला शा बनता है। इसके बाद में दूसरा है त्र, ता और रा, 2 व्यंजनों से मिलकर के बनता है, वो होता है त्र। इसके बाद में होता है ज्ञा, जो जा और या
जो चा छा जा जा यहाँ की अंतिम अक्षर जो होता है वह होता है ज्ञा। जा और यहाँ बन के बनता है। तो 3 प्रकार के ऐसे अक्षर होते हैं जो संयुक्त व्यंजन कहलाते हैं। इसके बाद में एक और हम पढ़ते हैं विसर्ग क्या होता है। विसर्ग को भी हम व्यंजन मानते हैं, विसर्ग को भी व्यंजन माना जाता है। किसी स्वर के अंत में आने वाले 2 बिंदुओं को, क्योंकि आप शब्द पे ध्यान दीजिएगा कि यहाँ क्या कहा है कि स्वर के बाद में, व्यंजन के बाद में नहीं, स्वर के बाद में, क्योंकि व्यंजन के बाद में कभी भी विसर्ग का उपयोग होता ही नहीं है। क्योंकि जो व्यंजन होता है, जैसे लिखा हुआ है शब्द रामः, तो रामः में राम शब्द के अंत में आ है, माँ के अंत में माँ मकारस्य उत्तरवर्ती वर्णः अकारः अस्ति, एतस्मात् कारणात् अत्र विसर्गस्य प्रयोगं कृतः। यदि वहां पर स्वर वर्ण ना होता, माँ के बाद यदि आ ना होता, तो वहां पर विसर्ग का प्रयोग नहीं होता। माँ के नीचे हमें हलंत शब्द का या हलंत चिन्ह का प्रयोग करना होता। तो 2 बिंदुओं को हम विसर्ग कहते हैं, ये ध्यान रख लीजिए। स्वर वर्ण के बाद में प्रयोग की जाने वाली 2 बिंदुओं को हम स्वर वर्ण कहते हैं। जैसे रामः, गोपालः, कृष्णः, विसर्ग का उच्चारण हमें ह इति शब्द के इस अक्षर के जैसा करना होता है, या इसके जैसा ही होता है। जैसे रामः ह अंत में आया, गोपालः ह अंत में आया, कृष्णः ह अंत में आया। तो विसर्ग का जो उच्चारण होता है वह ह के समान होता है। इसके बाद में देखिए दूसरा है अनुस्वार। किसी वर्ण के ऊपर जो एक बिंदु लगाई देता है, किसी भी वर्ण के ऊपर, चाहे वह स्वर वर्ण हो या व्यंजन वर्ण हो। स्वर वर्ण अधिकतर कम होते हैं, व्यंजन वर्ण ही अधिकतर होते हैं। तो ऐसे वर्णों के ऊपर जब हम एक बिंदु का प्रयोग करते हैं तो वह कहलाता है अनुस्वार। जैसे हंस, हा के ऊपर अम की बिंदी लगी तो वो कहलाएगा हंस। अहम, शंकरम, शा के ऊपर बिंदी लगी शंकरम। है कृष्णम, णा के ऊपर जो बिंदी लगी तो वो बिंदी जो है वह अनुस्वार कहलाती है। अंतिम है अनुनासिक। अनुनासिक क्या होता है? तो अनुनासिक जो वर्ण होते हैं वह 5 वर्ण होते हैं, 5 वर्ण अनुनासिक होते हैं। अभी हमने पढ़ा था कि वर्ग कितने प्रकार के होते हैं। तो वर्ग जो है व्यंजन शब्दों में या व्यंजन वर्णों के अनुसार 5 प्रकार के वर्ग होते हैं। जैसे क वर्ग, च वर्ग, ट वर्ग, त वर्ग और प वर्ग, अर्थात का से लेकर गा तक जितने भी अक्षर आते हैं वह क वर्ग में आएंगे। चा से लेकर यहाँ तक जितने भी अक्षर आते हैं वह च वर्ग होंगे। तो इसी तरीके से इन 5 वर्गों के अंतिम अक्षर, 5 वर्गों के जो पंचम अक्षर है या अंतिम अक्षर है वह अनुनासिक कहलाते हैं। जैसे का वर्ग के अंतिम जो अक्षर है वह है ङ, तो ग जो है वह अनुनासिक है। अनुनासिक अर्थात जो मुख और नासिका दोनों से बोले जाएं, ऐसे अक्षर जो मुख सहित नासिका से उच्चरित हो। जैसे ङ जो शब्द है वो नासिका से भी उसका उच्चारण होगा और मुख से भी उच्चारण होगा। इसके बाद में चा के बाद में जो अंतिम अक्षर है यहाँ भी ऐसा ही है, वह मुख से भी उच्चरित होगा और नासिका से भी उच्चरित होगा। तो ऐसे वर्ण जो मुख के साथ नासिका से उच्चरित होते हैं वह कहलाते हैं अनुनासिक। तो स्वर में अनुनासिक क्या था? हम, ऐम। और व्यंजन में अनुनासिक क्या हो गया? जो प्रत्येक वर्ग के का वर्ग, चा वर्ग, टा वर्ग, ता वर्ग और प वर्ग, इन 5 वर्गों के अंतिम अक्षर अर्थात पंचम अक्षर को हम अनुनासिक कहते हैं। तो बच्चों ये थे वर्ण भेद। आपको आसानी से समझ में आ गया होगा, ऐसा हमें आपसे उम्मीद है, आशा भी है कि आपने इस वीडियो को पूरा देखा होगा। अगली वीडियो हम आपके सामने लेकर के जल्द उपस्थित होंगे जिसमें हम आपको वर्णों के उच्चारण स्थान के विषय में बतलाएंगे। तो आप कहीं नहीं जाइएगा, इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा जिससे आने वाली प्रत्येक वीडियो आपको बहुत ही आसानी से उपलब्ध हो सकेगी। और इंतज़ार करिए हमारी नई वीडियो का जिसका शीर्षक होगा वर्णों के उच्चारण स्थान। जय तो संस्कृतम, जय तो भारतम।